नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आप लोगों ने देखा, खासकर मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के लिए स्पेशली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में मतलब पूछे जा सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस पिछली क्लास में किया था। जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं इस क्लास में, सॉरी पहले वाले वीडियो में। इस क्लास में उससे आगे मतलब जहां तक हुआ उससे आगे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस और हम लोग को लगते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे एक पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहां से, और ये प्रैक्टिस टेस्ट है तो उसी हिसाब से काम चलेगा हम लोगों का। जैसे कश्मीर का एक पहला प्रश्न है कि कश्मीर के एक मूल निवासी, बेसिकली कश्मीर का एक ओरिजिन व्यक्ति, एक बुद्धिस्ट दार्शनिक या बुद्ध स्कॉलर, आपको लिखा होगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ कश्मीर, जिनका ओरिजिन कश्मीर में हुआ था, जो मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध के प्रसार में उन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई। यानी महायान सेक्ट के प्रोपगेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका नाम क्या है बताइए, कश्मीर ओरिजिन के व्यक्ति। तो ऑप्शन में कई सारे लोग हैं, कुमारजीव हैं, असंग हैं, वसुबंधु हैं और अतीश हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, कुमारजीव। कुमारजीव एक ऐसे पर्सन है, बहुत बड़े स्कॉलर, जो कश्मीर ओरिजिन के थे, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, बहुत बड़े फिलोसोफर बौद्ध धर्म के, और इन्होंने महायान सेक्ट को यानी महायान विचारधारा को विश्व में कई जगह फैलाया। ठीक है, खासकर मध्य एशिया और चीन में। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इधर आपको मिलेंगे कुछ बुक्स और इधर मिलेंगे लेखक। ठीक है, इसके इंग्लिश में भी है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश में। ओके, और ये बताना है ये बुक किसका है किसका नहीं है। इधर बुकों के नाम है यार दानिश, हुमायूं नामा, पातशाह नामा और मुंतखाब उल लुबाब। ओके, इधर अब्दुल हमीद लाहौरी, काफी खां, गुलबदन बेगम और अबुल फजल है। चलिए मिलाते हैं और देखते हैं। यार दानिश जो बुक है अबुल फजल की है। ठीक है, बेसिकली यार दानिश जो है ये पंचतंत्र आपको पता होगा गुप्त पीरियड में लिखा गया था, गुप्ता पीरियड में लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। इसी का पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में, अरबी में नहीं, किसमें? फारसी में जो ट्रांसलेशन है उसको कहते हैं यार दानिश। लेकिन एक बात याद रखेंगे, पंचतंत्र का अरबी में भी ट्रांसलेशन हुआ है, इसे कुछ अलग कहा जाता है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएंगे कि इसे अरबी में क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बताइएगा कि अरबी में इसे क्या कहा जाता है। चलिए आगे। हुमायूं नामा बेसिकली हुमायूं की बहन ने लिखा है, गुलबदन बेगम। याद रखेंगे, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी थी, हुमायूं की जीवनी से संबंधित चीजें उनकी बहन थी। ठीक है, आगे लिखते हैं पातशाह नामा बेसिकली इसे शाहजहां के पीरियड में लिखा गया था, और यह लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के पीरियड में। पातशाह नामा शाहजहां के काल का बहुत अच्छा विवरण। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि पातशाह नामा से केवल लाहौरी है या कोई और भी है। मतलब लाहौरी इज फर्स्ट, तो क्या कोई सेकंड भी है या कोई थर्ड भी है? तो जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, केवल लाहौरी थे या कुछ और लोग भी थे? मुंतखाब उल लुबाब ये बेसिकली औरंगजेब के पीरियड का लिखा हुआ है, और ये लिखा है काफी खां ने। ठीक है, औरंगजेब के शासन का क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है, आलोचनात्मक, गुप छुप कर लिखा गया है। ठीक है, उस हिसाब से इसका उत्तर देखा जाए तो ए का 4, हुमायूं नामा बी का 3, गुलबदन बेगम, पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी 1 एंड मुंतखाब उल लुबाब काफी खां 2। उत्तर हो जाएगा हम लोगों का बी। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न है इतलाक। इतलाक एक प्रकार की हुंडी, हुंडी मतलब एक पेपर होता है, जो नहीं जानते वो जान ले कि हुंडी एक प्रकार का सरकारी पेपर होता है, पुराने जमाना में बहुत प्रयोग होता था। उसको दिखा करके मान लो कि सरकारी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन व्यापारी भी हुंडी का बहुत प्रयोग करते थे, सरकार भी करते। ट्रेजरी पेपर की तरह होता है, जिस पर जितना लिखा हुआ है यदि उतना आप किसी और को दिखा देंगे तो उतना रकम वो आपको दे देगा। एक प्रकार का ये पेपर, व्यापारी भी किसी आदमी को दे दिए पेपर, बोले कि तुम इस पेपर को ले जाओ, इस पर मैंने एक रकम लिख रखी है, एक प्राइस लिख रखा है, तुम उस व्यापारी के पास जाओगे तुम्हें वो उतना पैसा दे देगा, ठीक है। या गवर्नमेंट हुंडी जारी करेगी और वो कहेगी कि तुम इसको लेकर के उस डिपार्टमेंट में जाओ, तुमको वो इतना पैसा मिल जाएगा, या उस व्यक्ति के पास में जाओ वो तुम्हें इतना रुपए दे देगा, ठीक है। तो इतलाक एक प्रकार की हुंडी, मतलब वो पेपर था जिसको दिखाने से पैसा मिलता है, की सहायता से राजकीय सिपाही, ठीक है, राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में नासमर्थ नहीं है, समर्थ था। ये प्रथा किसने चलाई थी, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा इतलाक का मतलब यहां बताया गया है कि इतलाक इज बेसिकली अ टाइप ऑफ हुंडी, जिसको दिखा करके जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, दिखा करके अपना वेतन किससे प्राप्त करते थे, अपना पेमेंट प्राप्त करते थे, किससे, रेवेन्यू ऑफिसर्स से, रेवेन्यू ऑफिसर्स से। ये किसने चालू किया था, तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखो, इतलाक एक प्रकार का पेपर है, हुंडी, इसको सिपाहियों को दिया जाता था, मतलब कि आर्मी के ऑफिसर्स को, सिपाही। अब ये सिपाही क्या करते थे, मान लो उस हुंडी में लिखा हुआ है 10 रुपया, अब ये लेकर के जाते थे, जो लगान वसूल करता है अधिकारी, उसके पास में लेकर जाते थे, लगान ऑफिसर के पास में, और पता लगा कि वो ऑफिसर लगान वसूल कर रहा है, ठीक है। और होता क्या था कि उसको दिखाने के बाद जैसे वो दिखाता था उसको, वो क्या करता था, इसको 10 रुपया दे देता था, इसी को इतलाक बोलते थे, लगान ऑफिसर दे देगा। लेकिन यदि प्रॉपर वे में कहो तो जितना भी वेतन होता था सिपाहियों का, उसका 50% वो देता था। कई बार हुंडी में लिखा हुआ नहीं होता था कि कितना देना है, इसको बस दे दीजिए, मतलब कि इसे आप पैसा दे दीजिए या वेतन दे दीजिए। तो जितना भी उसका वेतन होता था वो ऑफिसर क्या करता था, उसका 50% तक उसको दे देता था। तो ऐसी व्यवस्था, इतलाक की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में आई थी। आगे देखिए, यहां पर कुछ साइट्स के नाम दिए हुए हैं और हमें मिलाना है ये साइट्स जो है, ये स्थल जो है किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे रंगपुर है तो रंगपुर हो जाएगा ताम्रपाषाण यानी चैल्कोलिथिक, इसको रंगपुर कल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। रंगपुर संस्कृति गुजरात में है और इसे रंगपुर संस्कृति भी कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि रंगपुर, केवल ये ना पूछे कि रंगपुर साइट किससे बिलोंग करता है, ये पूछ ले कि रंगपुर कल्चर बेसिकली किससे है, तो वो ताम्रपाषाणिक यानी चैल्कोलिथिक कल्चर है। सोहन जो है वो पैलियोलिथिक से बिलोंग करता है, पूरा पाषाण से, पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण से, याद रखेंगे। सोहन भी एक प्रकार की संस्कृति है, कई बार कल्चर वर्ड यूज किया जाता है, तो पूरा पाषाण। आदि चन्नालूर जो है ये बेसिकली महापाषाण है यानी मेगालिथिक है। आपको पता ही होगा कि साउथ इंडिया में सबसे पहली बार आयरन का यूज मेगालिथिक पर्सन्स ने किया था, है ना। भारत में यदि कहा जाए कि आयरन का सबसे पहला यूज लोहे का, तब आप लोग लेटर वैदिक पीरियड मारेंगे यानी कि उत्तर वैदिक काल। लेकिन यदि पूछा जाए साउथ इंडिया में पहले कौन थे जो लोहे का प्रयोग किए थे, तो मेगालिथिक। और आदि चन्नालूर तमिलनाडु में है और यह एक मेगालिथिक साइट है। ब्रुजहोम 2 नंबर आएगा यानी नवपाषाणिक स्थल है, ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखेंगे कि ब्रुजहोम एक नियोलिथिक पीरियड है, नवपाषाणिक मतलब नियोलिथिक, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रुजहोम का फीचर यह है कि बेसिकली एक बार देख लेते हैं, नियोलिथिक साइट है, मैंने पहले ही कहा आपसे। ब्रुजहोम क्या है, एक नियोलिथिक साइट है और नियोलिथिक साइट है, कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में,
अखनूर डिस्ट्रिक्ट में। यहां से ऐसी कब्र मिली है, ऐसी ग्रेव मिली है जिसमें कुत्ता और उसका मालिक एक साथ दफन है। मालिक भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिला है। और यह भी मिला है कि लोग जो रहते थे वो गड्ढों को खोद करके उसके अंदर में रहते थे। ब्रुज होम न्यूलिथिक साइट, ठीक है, याद रखेंगे, यानी नवपाषाणिक स्थल। आगे चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न है कि बहुत सारे सूफी सिलसिले यानी कि सूफी ऑर्डर भारत में आए, उसका क्रोनोलॉजी लगाना है। सूफी सिलसिला यानी ऑर्डर जो भारत में आया उसको क्या है, डिफरेंट पीरियड में आया, उसका आप क्रोनोलॉजी लगा दीजिए। सबसे पहले चिश्ती आए थे, आपको पता होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी के साथ में कौन आए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। तो सबसे पहले ये आएंगे। दूसरे में आएंगे सुरावर्दी। दूसरे में कौन आएंगे, सुरावर्दी आएंगे। सुरावर्दी संबंधित बहुत बड़ा एक व्यक्ति है जिनका नाम है जकारिया। तो याद रखिएगा, जकारिया एक बहुत बड़े सूफी संत है जो बिलोंग करते हैं सुरावर्दी से। एक प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है कि इतने फॉलोइंग सिलसिलों में से, सूफी सिलसिलों में से कौन सा सूफी सिलसिला था जो राज दरबार में सेवाओं को प्राप्त किया, मतलब ऑफिसर बन गए कोर्ट में, है ना, कोई काम वगैरह करने लगे। तो सुरावर्दी था। ये लोग परहेज नहीं किए भैया, जो मिला सब ले लो, है ना, ठीक है। आगे, यानी दूसरा नंबर ये हुआ। तीसरा पर आए हैं कादरी, याद रखें कौन आए हैं, तीसरे पर कादरी आए हैं। और चौथे पर है नक्शबंदी, तो याद रखेंगे फोर्थ। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2, ठीक है, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। याद रखेंगे नक्शबंदी सिलसिला जो है सबसे अंतिम में भारत आया था, लेकिन सबसे कट्टर सूफी सिलसिला है, सबसे फंडामेंटलिस्टिक जो सूफी ऑर्डर है वह कौन है, नक्शबंदी है। और एक पर्सन है, उसका नाम है सरहिंदी। बेसिकली व्हेन अकबर वाज देयर, है ना, अ कंटेम्पररी सूफी संत वाज देयर आल्सो, सरहिंदी। एंड माना जाता है कि ही ऑलवेज अपोज द पॉलिसी ऑफ अकबर, ठीक है। तो इन्होंने अकबर की पॉलिसी को हमेशा अपोज किया है। तो माना जाता है अकबर और सरहिंदी के बीच में कभी कुछ पटा नहीं। सरहिंदी क्या है, सरहिंदी किससे बिलोंग करते हैं, नक्शबंदी से। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती से। सुरावर्दी का जकारिया बोला। ध्यान रखेंगे ये सब पूछा जा सकता है, कब कौन आए तो मैंने बता ही दिया। अब आगे आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उनको आप क्या करना है, हम लोगों को मिलाना है। बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों को बार बार पूछा जाता है और आप जानते हैं। ठीक, देखिए एक बात जान लीजिए कि शाहजहां के पीरियड में एक जबरदस्त अकाल आया, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इस बात को कि शाहजहां के पीरियड में, किसके पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, फेमाइन आया था, ड्रॉट आया था गुजरात के इलाके में। और ये आया था 1630, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, शाहजहां ने ही कैपिटल आगरा से ट्रांसफर किया, कहां, शाहजहानाबाद, दिल्ली। अरे भैया, दिल्ली में जिस जगह पर ट्रांसफर किया गया वहां एक शहर बसाया गया, लाल किला वगैरह बनाया गया, जमा मस्जिद बनाया गया, उस पूरे एरिया को शाहजहानाबाद किया गया। ये भी शाहजहां ने ही किया है। और ये कब किया है तो ये किया है 1645 में, 1645। आगे देखिए, औरंगजेब राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले दक्कन का हेड बना था, डेक्कन का वाइसराय या गवर्नर बना था। कब बना था, 1637 में। तो याद रखेंगे शाहजहां के समय में ही होगा ये चीज, है ना। और आगे है 1666 में, है ना। बेसिकली इसमें से 2 ऑप्शन है, वो कौन सा चीज सही है जान लीजिए। कांगड़ा पर अधिकार या शाहजहां की मृत्यु, जान लीजिएगा 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। 1666 शाहजहां की मृत्यु, अपने हिसाब से आप मिला लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। देखिए, ये कुछ टेम्पल्स हैं और ये क्या उसके फीचर्स हैं, किसने बनाए हैं, कुछ दोनों मिक्सअप है, तो जरा देखा जाए क्या है। देखिए, सी को पहले 1 से मिला दीजिए। खजुराहो टेम्पल जो है उसको चंदेल राजाओं ने बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे। खजुराहो टेम्पल जो है चंदेल राजा ने बनाया, और याद रखेंगे खजुराहो टेम्पल नागर शैली में बने हैं। कहीं आप लोग बेसर ने मार दीजिएगा, आपको लगेगा कि मिडिल इंडिया में सर है तो लगता है कि बेसरा शैली में होगा। नहीं नहीं नहीं, बेसरा शैली में नहीं है, नागरा स्टाइल में है। नागरा स्टाइल में ये बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, एलोरा जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के, वहां पर एक मंदिर बनाया गया है, कैलाश मंदिर। ये राष्ट्रकूट शासक बनाया है, कृष्ण थर्ड। 1 मिनट, एलोरा में 1 मिनट, एलोरा जो कि मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र में है, तो वहां पर एक कैलाश मंदिर बनाया गया। कृष्ण थर्ड नहीं है, कृष्ण फर्स्ट है, उनके द्वारा बनाया गया। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर, शिव जी का मंदिर है। ये कौन से शासक हैं? राष्ट्रकूट शासक हैं। और याद रखेंगे ये एलोरा मंदिर जो है ये गुफाओं को काट करके बनाया गया, ऐसा नहीं कि ब्रिक्स एंड स्टोन से बनाया गया। औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र की, बिहार वाला औरंगाबाद नहीं। और याद रखेंगे एक बात और भी कि जहां खजुराहो नागर शैली में था, वहीं एलोरा जो है वो बेसर शैली में है। 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली है, उत्तर भारत में नागर, और मध्य भारत में और थोड़ा नीचे बेसर, और सबसे नीचे द्रविड़। आइए एलिफेंटा, एलिफेंटा के बारे में मैं आपको बता दूं। एलिफेंटा जो बेसिकली है ये मुंबई में है, यानी बंबई में है, और यहां पर आपको ब्राह्मण धर्म से संबंधित यानी हिंदू धर्म से संबंधित कई मूर्तियां मिलेगी। ये भी गुफा कला ही है, गुफाओं के अंदर है। आइए अब अजंता, अजंता विख्यात है अपने चित्रकारी के लिए, तो याद रखेंगे गुफा चित्रकारी में नंबर 1 पर आता है अजंता, ठीक है। तो याद रखेंगे अजंता, अजंता गुफा कला के लिए, एलोरा मंदिर के लिए है, कृष्ण शासक ने बनाया था। खजुराहो भी मंदिरों के लिए है, और एलिफेंटा जो है यहाँ पर भी मंदिर है लेकिन ब्राह्मण मूर्तियां हैं। और इसको इस हिसाब से जो मैंने एलोबरेट किया है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए आगे अगला प्रश्न, संगमकालीन कुछ बुक है और उनके राइटर दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे यहां पर क्या क्या आ सकता है राइटर। देखिए एक बुक है, ये बुक का नाम है तिरुक्कुलर। तिरुक्कुलर एक बुक है, उसके राइटर थे तिरुवल्लुवर। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, वैसे ए का 4 ये भी है, देखते हैं। तिरुक्कुलर के राइटर कौन है? तिरुवल्लुवर। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम बहुत अच्छी बुक है, और इसके हैं इलंगो आदिगल, यानी बी का 1, बी का 1, तो बी का 1 इलंगो आदिगल शिल्पाधिकारम, ठीक है। मणि मैखले, मणि मैखले शीतल सतनार का पूरा नाम है इनका, शीतल सतनार, तो हो जाएगा सी का 2, सी का 2 यहां पर ये है सी का 2, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मणि मैखले शीतल सतनार का है। तोल्कापियम तोल्कापियर का है, ग्रामर पर लिखी गई बुक है, तमिल ग्रामर पर, शायद तमिल ग्रामर पर लिखी गई पहली बुक है ये इतिहास में, और इसमें बहुत सारी बातें और भी बहुत अच्छी अच्छी कही गई हैं। चलिए आगे आगे ध्यान रखेंगे, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर भी देखिए हम लोगों को कुछ मिलान करना है, यहां पर बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहां पर बेसिकली कुछ मंदिर दिए हुए हैं, और उन मंदिरों को हम लोग को यह बताना है कि ये मंदिर कहां पर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए विश्वनाथ टेम्पल पता ही है, बहुत पूजा वूजा होती है, सब जाते हैं वहां पूजा करने। ये काशी में है, याद रखेंगे। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? काशी में है। वासुदेव मंदिर, वासुदेव मंदिर मथुरा में है, ध्यान रखिएगा कहाँ है? मथुरा में। तो इस हिसाब से हम लोग मिलाते हैं, पहले ए का 3, बी का 4, तो यहां पर तो हम लोग को बस सी उत्तर मिल गया है।
इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर काशी और वासुदेव मंदिर मथुरा। ठीक है, अब आइए मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। कहां पर है? मदुरई में है। और एक नासा या भद्र मंदिर जो है वो पुरी में है। एक नासा या भद्र मंदिर कहां पर है? पुरी में है। इसी को जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए इस पर कई बार हम लोग प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे मैंने बोला था कि पटन पाल्लई किस पर लिखी गई बुक है, तो कावेरी पत्तनम पर है। कावेरी पट्टनम पर कविता लिखी गई है इस बुक में। मैंने ये कहा था कि मदुरई कांची जो है बेसिकली पांडे शासक के बारे में कहा गया है। तोल्कापियम के बारे में मैंने कहा था ये ग्रामर है। तो यहाँ पर संगम, बेसिकली संगम एरा का बुक लिखा हुआ है और ये कहा गया कि संगमों में भी सबसे पुराना कौन सी रचना है? भाई बताइए, ये है, ये है, ये है, ये है। तो सबसे पुरानी रचना जो है तोल्कापियम है, जिसको तोल्कापियर ने लिखा था। ठीक है, सबसे पुराना। ये सेकेंड संगम में लिखा गया था। 3 संगम मतलब 3 कवियों का सम्मेलन हुआ था, संगम इसको बोला गया। दूसरे संगम में ये लिखा गया था और तोल्कापियम जो लिखा गया तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया। तोल्कापियर जो थे वो अगस्त ऋषि के शिष्य थे। ठीक है, सबसे प्राचीनतम बुक मानी जाएगी ये तमिल साहित्य में। आगे आइए, अगला प्रश्न है, जरा देखा जाए अगला प्रश्न को। गंगा जमुना के उत्तर वैदिक कालीन लोगों, यानी गंगा जमुना के पोस्ट वैदिक पीरियड के जो गंगा जमुना वैली का जो लोग थे, वो भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त मिलती है। भौतिक संस्कृति मतलब वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसकी जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? अब यहाँ पर जो बेसिकली है, यहाँ पर बेसिकली वेयर्स के नाम दिए गए हैं। मतलब सीधा बात आपसे ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि गंगा जमुना वैली में का उत्तर वैदिक कालीन, लेटर वैदिक पीरियड के लोग कौन से कलर के पोएट्रीज का यूज करते थे या वेयर्स का यूज करते थे? ऑप्शन कई है, मैं ज्यादा भ्रमित नहीं करूंगा। ऑप्शन इसका बी सही है, पेंटेड ग्रे वेयर्स, यानी चित्रित घुसर मिडभांड। खासकर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, जब पंजाब है ना, राजस्थान, ये वाले एरिया के लोग उत्तर वैदिक कालीन, मतलब उत्तर वेद कब से आया है? 1000 BC से लेकर 600 BC, इस पीरियड को कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड के लोग इस रंग के बर्तन का यूज करते थे, चित्रित घुसर मिडबांड, पेंटेड ग्रे वेयर्स। याद रखेंगे, अगले क्वेश्चन पर आइए, उसी से जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आइए, यहां पर आपको कुछ स्मारक दिए हुए हैं, कुछ भवन दिए हुए हैं और इसमें कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, आपको बताना। चलिए इजी से शुरू करते हैं। शेरशाह का मकबरा, टोम ऑफ शेरशाह, आपको पता होगा सासाराम में है और पानी के बीच में है। कहां पर है? सासाराम, पानी के बीच में। तो इसका हो जाएगा 3। अब देखते हैं डी का 3 कौन सा है। डी का 3 यहां पर ये है, यही मिल गया हम लोगों को, यहीं से एक से ही मिल गया पूरा। लेकिन चलिए सब पढ़ना देख लेते हैं। गोल गुंबद जो है माना जाता है कि पूर्व आधुनिक काल, मतलब प्री मिडाइवल एरा का निर्मित विशाल गुंबद है। बिल्कुल सही, सबसे बड़ी गुंबद मानी जाती है गोल गुंबद को। अब आइए ताजमहल, यानी कि सी का 2, देखिए सी का 2 यहां पर आ गया है। आइए 1 में आते हैं। 1 में बेसिकली कहा गया है कि जो ताजमहल है उसका जो गुंबद है, बेसिकली डोम जो है वो क्या है? कंदाकार है, यानी कंद के आकार का गुंबद है। कंदाकार है, कंद के आकार का। आप जब देखेंगे ताजमहल के गुंबद को तो थोड़ा सा आपको इस टाइप का दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा गुंबद बना दिया गया है ताजमहल में, नहीं, ये थोड़ा कंद के आकार का है, इसलिए इसको कंदाकार गुंबद बुलाता है। हाँ, ताजमहल में भी डबल डोम का यूज हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे से आपको बाहर से लगेगा कि ताजमहल बहुत ऊंचा है, लेकिन अंदर से लगेगा कम ऊंचा है। क्यों? क्योंकि डबल डोम का यूज किया गया। ऐसा नहीं कि ताजमहल में ही सिर्फ किया गया, कई सारी इमारतों में डबल डोम का यूज किया गया, दोहरी गुंबद की प्रणाली का यूज किया गया। अब आते हैं यहां पर फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा है, धार्मिक रूपों का व्यापक प्रयोग हुआ है, इसका हो जाएगा ए। ठीक है,
फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ है, बेसिकली बहुत सारे धारणी चीजों का प्रयोग हुआ। धारणी मतलब बेसिकली इसमें कहा जाए कि हिंदू आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ ये चीज है, धारण का प्रयोग। धारण में आप इसको बीम भी मान सकते हैं। धारण को क्या माना जाता है, बीम माना जाता है। बीम जो छतों के ऊपर में बीच में नहीं होता है बीम, वो बीम। तो फतेहपुर सीकरी में बीम्स का यूज बहुत ज्यादा हुआ। आपको पता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था, और इस शहर को बसाने के लिए जिस आर्किटेक्ट का उन्होंने यूज किया था, जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा था, वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी को एक तरह से कहा जाए उसको ये किया था, उसको आर्किटेक्ट किया था, उसके वास्तुकला था उसका जानकार। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पहले ही कहा एक सीरीज है, एक प्रैक्टिस सीरीज है। इसको यदि आप करेंगे, इसमें स्तरीय क्वेश्चन है, तो यहां से आपको यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों ही क्षेत्र के प्रश्न आपको पकड़े जा सकते हैं। आपका स्तर अच्छा होगा, और निसंदेह जब इतने ऊपर के स्तर से आप पढ़ेंगे तो छोटे क्वेश्चंस भी पकड़े जा सकेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ घटनाएं दी हुई, मालवा का विजय, सूबों का निर्माण, कश्मीर का समामेलन और समाचार देने वाले विभाग की स्थापना, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट। ये सभी घटनाएं आप मान लीजिए सब अकबर कालीन है। खाली ये पूछा है ये कि ये कब हुआ है। ठीक है, जरा इसको देखा जाए। ठीक है, ये सब कब हुआ है हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला बात तो ये है कि मालवा का विजय, मालवा का विजय हुआ था 1562 में। बाज बहादुर वहां के शासक थे, बाज बहादुर। बहुत बड़े म्यूजिशियन, ये बजाते थे पखावज, और अकबर इनसे प्रसन्न होकर अपने दरबार में बुला लिए, क्षमा भी किया और दरबार में बुला लिया। याद रखेंगे मालवा विजय 1562, यानी कि ए का वन, तो ये डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए दूसरा, सूबों का निर्माण। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी कि जो उन्होंने सूबों का डिवीजन किया था वो कब किया था, तो वो किया था 1580 में। ठीक है, 1580 में सूबे मतलब प्रांतों में पूरे एम्पायर को डिवाइड किया था। तो ये भी तीन है, ये भी तीन है, अभी तक मामला नहीं बैठा है, जरा देखा जाए अगला। तो सूबों का निर्माण कब किया गया है, 1580 में, याद रखेंगे। अगला है कश्मीर का समामेलन, मतलब कि एम्पायर में कश्मीर को कब मिलाया उन्होंने। ठीक है, ध्यान देंगे, वह है 1586। अकबर ने 1586 में कश्मीर को मिलाया था। ए का 4, ये सी का 4, और उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। लास्ट बचता है समाचार देने वाले विभाग की स्थापना, ये 74-75 में किया था। करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट 74-75, याद रखेंगे। आगे चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, और भी कुछ बड़े बड़े काम हुए हैं, किसके पीरियड में हुए ये पूछा जा रहा है। जैसे चांदी का टंका किसके समय आया था, तो ये आया था इल्तुतमिश के समय। भारत में इल्तुतमिश पहले शासक है, सुल्तान है, सॉरी पहले सुल्तान थे, जिन्होंने फ्रेश सिक्के चालू किए। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। पहला मुस्लिम शासक, मैं मुस्लिम शासक की बात कर रहा हूं, जिसने फ्रेश कॉइन्स, मुस्लिम कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, वो थे इल्तुतमिश। इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, है ना, इसका प्रयोग शुरू किया था। तो ये हो जाएंगे। दीवाने अमीर को ही भी बुलाता है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, तो ये तो सी और बी दोनों लग रहा है। जरा देखते हैं आगे। दारुल सफा, ये दिल्ली में अस्पतालों की स्थापना की गई थी, उसका नाम रखा गया था दारुल सफा। ये एस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो सी का 2, उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक। और सनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया था। सनाए मंडी एक प्रकार का ऑफिसर था,
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों की स्थापना की थी, उसकी देखरेख के लिए कई सारे मार्केट को उसने बनाया था। उसी को देखने के लिए, उसी को चेक करने के लिए सनहा ए मंडी उसने एक ऑफिसर बनाया था, ताकि बाजारों में कोई नाप तौल में गड़बड़ी न करे। तो सनहा ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी, दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक, और टंका वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहां पर कुछ चीजें दी गई है और कहा गया है कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। शायद मेरे ख्याल से ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ छूटा हुआ है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये पहला था, टॉलमी ने एक बुक लिखी थी, भूगोल माना जाता है। टॉलमी का भूगोल पहले आया है कि ट्रेसिसियस का भारत का वृत्तांत, यानी ट्रेसिसियस ने जो भारत के बारे में कहा वो पहले आया है, पहले इसको बताइए। या कॉस्मस की बातें आई हैं पहले, ईसाई धर्म का जो बारे में बातें की थी। या प्लिनी ने जो नेचुरल हिस्ट्री लिखा है पहले वो आया है। आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी टॉलमी की है और नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की है। बाद में मैंने दो बीच में और भी कुछ रख दिया, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है, जरा इस पर चर्चा करें। इसका ऑप्शन का उत्तर जो होगा वो बी होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 2413 यानी सबसे पहले ट्रिसिसियस ने भारत का वृत्तांत दिया, मतलब भारत के बारे में सबसे पहली बार किसी ने बोला तो वो ट्रिसिसियस ने बोला, भारत का वृत्तांत दिया। फिर 4 नंबर, उसके बाद प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का लिखी, बुक लिखा नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद टॉलमी ने भूगोल लिखा, और उसके बाद लास्ट में ये आता है कॉस्मस वाला, ईसाई धर्म से संबंधित, वो लास्ट है। इसको चाहे तो आप रख भी सकते हैं, या यदि आपको लगता है बहुत एडवांस है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों को जान लीजिए, प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास जो लिखा है वह बाद में लिखा है, ट्रिसिसियस का भारतीय वृत्तांत पहले है, और इसके बाद टॉलमी का भूगोल है। यानी टॉलमी बाद में है, प्लिनी पहले है। बस इतना भी आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आप लोगों का। देखिए आगे में यहां पर कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के यानी कि गुप्तचरों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई है, जरा इसको भी देखा जाए। गूढ़ पुरुष, संस्था, संचार और रूपा जीवा, ये सभी गुप्तचरों के प्रकार थे, डिटेक्टिव्स के प्रकार हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या उत्तर सही बैठता है, जरा इसको देखा जाए, ठीक है। संस्था जो है बेसिकली ये स्थिर गुप्तचर थे, मतलब एक जगह रुक करके, इसे महल में रुक करके राजा तक सब बात पहुंचाते थे। तो संस्था एक प्रकार से स्थिर गुप्तचर है। वही संचार यदि कहा जाए आपको तो संचार भ्रमणशील गुप्तचर है, आज यहाँ कल वहां, पता लगता कहीं की समाचार बहुत दूर से प्रोविंस से समाचार आया तक लाना है। तो उस हिसाब से यदि ऑप्शन देखा जाए तो बी का 4 देखा जाए, ए बी सी डी, बी का 4, ये भी 4 है, ठीक है, और सी का 2, तो हम लोग का ऑप्शन सी बन जाता है इस हिसाब से देखा जाए तो। यानी रूपा जीवा जो है एक प्रकार की गणिका थी, आपको पता होगा उस समय मौर्यन पीरियड में, खासकर ये सभी मौर्यन पीरियड से संबंधित बातें हैं, याद रखेंगे ये मौर्य पीरियड से संबंधित है। मौर्यन पीरियड में जो वैश्याओं को गणिका कहते थे, वैसे लंबा समय तक यही कहा गया, लेकिन गणिकाओं के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है रूपा जीवा, और ये लोग डिटेक्टिव का भी काम करते थे, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो रूपा जीवा गणिकाएं थी जो डिटेक्टिव का काम करती थी, प्रोस्टिट्यूट्स थी। और गूढ़ पुरुष जो लाज पर जाते हैं, ये गुप्त प्रकार के, छुपे हुए प्रकार के दूत होते थे जो दूसरे देश में हम भेज दिए और वहां सूचनाएं को लेकर जा, गूढ़ पुरुष। तो गूढ़ पुरुष जो हो गया एक प्रकार से क्या हो गया, गुप्त दूत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संस्था ऐसे गुप्तचर जो एक जगह स्टे रहते हैं,
संचार जो घूमते रहते हैं। रूपा जीवा क्या था, मौर्य पीरियड की, ये सभी मौर्य पीरियड की ही है, मौर्य पीरियड के गणिकाएं और गुर पुरुष यानी गुप्त दूत को कहा जाता था, सभी मौर्य पीरियड की। आज की क्लास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यही हम लोग अंत करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक और टेस्ट सीरीज के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, और देखेंगे बहुत। आप लोग एकदम देखिए और इसको जितना आप देख सकते हैं लाइटली वे में ही देखिएगा, और निसंदेह इसको करने के बाद कई सारे प्रश्न आप लोगों के हल होंगे। नमस्कार।